अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? रुक, मैं तुझे होस्ट बना रहा हूँ। हाँ भाई, कैसे हो? तबीयत कैसी है? बना दिया। आवाज आ रही है मेरी? ग्रुप पर जल्दी से मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। ग्रुप पे मैसेज कर दो जल्दी से। आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही ना? बच्चों को आ रही है। ग्रुप पे मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है, बहुत अहम टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से मैसेज कर दो, लिंक के साथ मैसेज कर दो। जूम का लिंक भी शेयर करके मैसेज कर दो जल्दी से। नायाब, निमरा, बेटा जल्दी से मैसेज कर दो। हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग? क्या अपडेट है? और बताओ, कोई नई ताज़ी सुनाओ। क्या अपडेट है? हाँ भाई, क्या अपडेट है? कोई नई ताज़ी सुनाओ, कोई नई कहानी वानी सुनाओ। ज़िंदगी कैसी जा रही है? पढ़ाई कैसी जा रही है? और बताओ, कोई नई ताज़ी। स्टार्ट करें हम? स्टार्ट करें, क्या बोलते हो? स्टार्ट करें? या अभी इंतज़ार करें? स्टार्ट करें या इंतज़ार करें? स्टार्ट करें, क्या बोलते हो? आओ यार, स्टार्ट करते हैं। पानी तो करवा दे। हम्म हम्म अच्छा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिश अली सदरी वैसरली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजाली वज़ीरम मिन अहली। सर, लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने IS 8 स्टार्ट करा था
लेट मी गिव यू अ क्विक रन थ्रू ऑफ दैट, जितना हम लोगों ने पढ़ा है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला कि इस दफ़ा के लिए तुम लोगों ने इंपॉर्टेंट वीडियो भी मेरी देखी होगी, उसमें मैंने तुम्हें बताया कि सर जो है हम लोगों का आईए सेट का जो टॉपिक है इस दफ़ा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हसन बेटा अपना कैमरा ऑफ कर दो। अब सर आईए सेट है क्या? एक्चुअली इट्स अबाउट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, एस्टिमेट्स एंड यू नो रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। ठीक है सर। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सर अकाउंटिंग एस्टीमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? सर अकाउंटिंग एस्टीमेट जो है इट्स यू नो दीज आर द जजमेंट्स ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग यू नो अकाउंटिंग फॉर एनीथिंग, फॉर एग्जांपल यूजफुल लाइफ हो गई या फॉर एग्जांपल रेजिजुअल वैल्यू हो गई। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एस्टीमेट्स। इसी तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज सर क्या होती हैं? सर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो आपकी फॉर एग्जांपल कंपनी के प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो कंपनी बनाती है। फॉर एग्जांपल पीपी को कॉस्ट मॉडल पे रखना है या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है, इन्वेंट्री के लिए फीफो मेथड यूज़ करना है, वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है। सही है। या बाज़ औक़ात जो है इसी तरीके से जो है कंपनी में जो है लोग जो काम कर रहे होते हैं उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर जो है कंपनी में किसी से कोई गलती हो जाए और अब आइडेंटिफाई हो रही है, या अगर एस्टीमेट था, लेट से किसी एसेट की यूज़फुल लाइफ थी वो 5 साल एस्टीमेट हुई हुई थी, अब एस्टीमेट चेंज हो रहा है, या फिर जो है पॉलिसी कंपनी ने कॉस्ट मॉडल यूज़ करी थी, अब कंपनी बोलती है कि हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करेंगे, तो सर ये जो चेंज है उसको अकाउंट फॉर कैसे करेंगे? तो इस पर मैंने तुम्हें बताया कि देखो यार, जो अकाउंट फॉर करने वाली बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो हिट करवाने वाली बात है, वो 2 तरीक़ों से हो सकता है। या तो चेंज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में हिट करे, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव चेंज। या फिर जो चेंज है उसकी वजह से आपके पिछले सालों को भी जो है वो चेंज करना पड़े, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले सालों की भी चेंज करनी पड़े, तो ये चेंज कहलाता है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। तो सर मैंने आपको बताया कि जब भी एस्टीमेट में चेंज होता है तो आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हो फाइनेंशियल्स पे, और जब भी पॉलिसी में चेंज आता है तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लेते हो, एज इफ़ कि ये चेंज हमेशा से था। या अगर एरर्स में कोई आप रेक्टिफिकेशन करते हो तो भी आप जो है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज लेते हो। अब सर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कैसे लेना है उसके ऊपर जो है हमने लास्ट सेशन में डिटेल में हमने बात की। हमने जो है क्या कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स से हमने शुरू किया था कि सर जब भी अगर फॉर एग्जांपल पिछले सालों में कोई गलती हो जाती है और आपको आइडेंटिफाई होती है तो आपने उस गलती को सही कैसे करना है इस साल की फाइनेंशियल्स में, तो उस पर बाकायदा मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। स्टेप नंबर 1 हमने पढ़ा कि सर सबसे पहले आपने जो है एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाने। सही है। एसओसीआई आप 2 साल की बनाओगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की, और प्रीवियस ईयर के पहले आप रीस्टेटेड लिखना मत भूलना। इसी तरीके से फिर आप बनाओगे सोशी, ये सोशी के एक्सट्रैक्ट्स, और याद रखना पिछले साल की जो आप बनाओगे उसके आगे रीस्टेटेड लिखना मत भूलना। फिर आप बनाओगे एसओएफपी जो आप बनाओगे वो आप जो है 3 सालों की बनाओगे, एज ऑफ बनाओगे, करंट ईयर का क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग और पिछले साल का ओपनिंग। पिछले साल के ओपनिंग का मतलब है पिछले से पिछले साल का क्लोजिंग। और फिर इसी तरीके से आप एरर के नोट्स बनाओगे, जो साल आपने जो है वो प्रीवियस ईयर में जो आपने जो है जिनके आगे ब्रैकेट में आपने रीस्टेटेड लिखा है, तो सर उसके लिए आप एरर के नोट्स बनाओगे जिसमें आप बताओगे कि भाई एरर किस तरीके का था जिसकी वजह से आपको रीस्टेटेड लिखने की ज़रूरत पेश आई। जो सर ये 4 स्टेप्स में इस तरीके से आपने जो है एरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने करना है। अगर ये 4 स्टेप्स को आप अच्छे से ग्रिप में कर लेते हो तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह कोई भी आईए सेट का सवाल आ जाए, इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू कोप अप विद। सही है सर। तो फिर इसके ऊपर हमने जो है 1-2 क्वेश्चंस किए थे। सही है। फिर मैंने आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। तो सर यहाँ तक हमने पढ़ा था, अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, एल्स वी शुड मूव ऑन। सर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, एल्स वी शुड मूव ऑन। सर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, एल्स वी शुड मूव ऑन। आगे बढ़ें। आजा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, और अगर तो अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज आ रहा है, सो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट चेंज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सवाल ये पैदा होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है। दीज आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिफाइंड बाय द कंपनी अंडर द गाइडेंस ऑफ IFRS फॉर अकाउंटिंग फॉर एनी आइटम। लेट्स से जो है एक कंपनी का कोई PPE है,
अब पीपीई को जो है कॉस्ट मॉडल पे रखना है या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है, दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्वेंट्री को फीफो मेथड पे रखना है, वेटेड एवरेज पे रखना है, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। सही है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो आपने किसी भी आइटम के लिए कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को ऑप्ट किया है तो कैन दैट अकाउंटिंग पॉलिसी बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल हमने पीपीई जो है ख़रीदा हुआ है, अब पीपीई को जो है हम कॉस्ट मॉडल पे रख रहे थे, अब हम बोलते हैं कि नहीं हम पीपीई को रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाएंगे, इज इट अलाउड? सवाल ये पैदा होता है, इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउड? मैंने इन्वेंट्री को जो है फीफो पे रखा हुआ था, नाउ आई थिंक आई शुड एक्चुअली कैरी माई इन्वेंट्री एट वेटेड एवरेज रादर देन फीफो, सो इज दिस चेंज अलाउड एज पर IFRS? तो आप याद रखें IS 1 के तहत अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट एक दफ़ा ऑप्ट हो गई तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एज अ जनरल रूल अकाउंटिंग पॉलिसी वंस अडॉप्टेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, सिवाय दो सिनेरियोज के, इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो होगा तो अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड, अदरवाइज अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नेवर बी चेंज्ड एज अ जनरल रूल। वो दो सिनेरियोज क्या हैं? नंबर 1 रिक्वायर्ड बाय द लॉ, अगर तो आपको लॉ बोल दे कि भाई जो है अब आप जो करंट पॉलिसी यूज़ कर रहे हो वो अलाउड नहीं है, तो यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू शिफ्ट टू अनदर पॉलिसी। या फिर आप ये साबित कर दो कि नई पॉलिसी जो है वो पुरानी पॉलिसी से बेहतर प्रेजेंटेशन देती है, या नया मेथड या नया मॉडल जो है वो पुराने से बेहतर है, अगर तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हो, तो इस सिनेरियो में तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो उसका चेंज अलाउड है। So let me quickly reiterate that accounting policy as a default once opted cannot be changed. However, in any of these two scenarios, accounting policy can be changed. Number 1, अगर तो लॉ आपको बोल दे कि आप करंट पॉलिसी यूज़ नहीं कर सकते, then you have got no other option but to shift to new policy. या फिर मैनेजमेंट ये जस्टिफाई करे कि जो नई पॉलिसी है वो पुराने से बेहतर है। तो इन बातों की रोशनी में हम क्विकली देख लेते हैं। सही है, मुझे आप बताएं कि लेट्स से मैंने एक पीपीई है, मेरे पास एक लेट्स से एक बिल्डिंग है, मैंने उसको कॉस्ट मॉडल पे जो है वैल्यू किया हुआ है, कॉस्ट मॉडल पे एज अ पॉलिसी। नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं जो है कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाऊं। कैन आई डू दैट? अज्यूमिंग लॉ कुछ भी नहीं बोलता, लॉ साइलेंट है। मैं जा सकता हूं इस बेसिस पे कि भाई देखें फेयर वैल्यू मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल ऑलवेज गिव्स अ बेटर प्रेजेंटेशन अबाउट दैट एसेट्स वैल्यू एज कंपेयर टू कॉस्ट मॉडल। तो मैं कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकता हूं? जी बिल्कुल जा सकता हूं। मगर अगर लेट से मैं रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहा हूं, अज्यूमिंग लॉ बिल्कुल साइलेंट है, लॉ के क्लोज को मैं कांस्टेंट कर देता हूं, अगर तो मैं फेयर वैल्यू या रीवैल्यूएशन मॉडल से मैं कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहता हूं तो क्या मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता। अज्यूमिंग लॉ वाली चीज बिल्कुल साइलेंट है। तो सर मैं इसलिए नहीं जा सकता दूसरे पॉइंट के तहत क्योंकि सर मैं ये कभी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि भाई कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल से बेहतर होता है या रीवैल्यूएशन मॉडल से बेहतर होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू तो आपको आज की वैल्यू बता रही होती है ना, कॉस्ट मॉडल तो आपको जो है क्या कहते हैं 1901 की वैल्यू बता रही होती है जब आपने एसेट खरीदा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है और अकाउंटिंग पॉलिसी जो है आप किस सिनेरियो में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप चेंज करते हैं तो आप उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कैसे लेते हैं, और मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा कि किन सिनेरियोज में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो होता है बट उसमें स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि आप चाहो तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट की जगह प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ले लो। सर आपको क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। बेटा जो आपको दिया हुआ हो ना, क्योंकि नॉर्मली सोशी बनाते हुए आपको रिटेन अर्निंग का अकाउंट ही दिया हुआ होता है तो आप सिर्फ वो बनाते हो। अगर अकाउंट रिटेन अर्निंग के अलावा कुछ और दिया हुआ है तो आप फिर वो भी बना लो। नॉर्मली होता ये है कि आईए सेट के क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर सोशी के अंदर पूरी सोशी देता है, सही है, तो फिर आपको पूरी सोशी बनानी होती है। अगर रिटेन अर्निंग सिर्फ दिया हुआ है तो सिर्फ रिटेन अर्निंग बना लो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड विद व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड वेदर इट इज अलाउड टू चेंज फ्रॉम वन अकाउंटिंग पॉलिसी टू अनदर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एरिया कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर रहे होगे तो इज इट द चेंज
वुड इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली, इस बात को हमें समझना है। ये जब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आएगा तो सर आपका जो चेंज होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली फाइनेंशियल्स को हिट करेगा या प्रोस्पेक्टिवली हिट करेगा। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, एज अ जनरल रूल जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आएगा तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लोगे। रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट का मतलब ये है कि आप एज इफ के ये पॉलिसी जो नई पॉलिसी है वो हमेशा से इंप्लीमेंटेड थी, आप वैसे इम्पैक्ट लोगे, मतलब आप पिछले सालों को भी रीस्टेट करोगे। ठीक है जी। अब सर पिछले सालों को रीस्टेट कैसे करना है? एग्जैक्टली अभी जो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले स्टेप देखे हैं, एग्जैक्टली आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सर वो क्या स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं वो मैं आपको अभी जो है नेक्स्ट क्लिप में बताऊंगा। तो अभी पहले आप ये चीज़ समझ लें कि अकाउंटिंग पॉलिसी का जब भी आप चेंज लेंगे तो इट वुड बी अ रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट, मतलब पिछले सालों को भी जो है आप चेंज करेंगे। अब एक एक्सेप्शन है विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग और एग्जामिनर और इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है। एक ऐसी पॉलिसी का चेंज है जिसमें आपको स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आप चाहो तो रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट की जगह प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लो। जब भी आप IAS 16 के तहत कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं तो स्टैंडर्ड अलाउज यू कि आप चाहो तो आप कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पर जाते हुए आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लो। उसकी लॉजिक स्टैंडर्ड ये देता है कि भाई पिछले साल में जाके आप उसकी उस टाइम की फेयर वैल्यू निकाल नहीं सकते एग्जैक्टली। तो जस्ट टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी और जस्ट टू अवॉइड द वॉलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल्स एंड जस्ट टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल्स, स्टैंडर्ड अलाउज यू कि आप चाहो तो आप IAS 16 में कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल जाते हुए आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ले लो, पिछले सालों को ना छेड़ो। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ IAS 16 के लिए। अगर सर IAS 40 के कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हैं तो फिर आपको रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सर IAS 40 के अंदर आप फेयर वैल्यू पिछले साल की भी डिस्क्लोज आपने की हुई होगी, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि व्हेन यू आर चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी how you would be taking the impact in the financials, that would be the retrospective one, and we have discussed about that there is one exception to this retrospective impact, that is change in accounting policy of IAS 16 PPE from cost model to revaluation model। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कोई सवाल? कोई सवाल? निम्रा बेटा मैंने इसका रीज़न अभी बताया। अच्छा इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डालते रहो, पिक्चर लेके ग्रुप पे डालते रहो, पिक्चर लेके ग्रुप पे डालते रहो, जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी जल्दी, छेती छेती पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी जल्दी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। स्टैंडर्ड इसलिए अलाउ करता है क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है कि आज की तारीख में पिछले साल की, क्योंकि जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लोगे तो पिछले साल की फेयर वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो पिछले साल की फेयर वैल्यू जो है वो आप निकालने के लिए आज के में बैठ के पिछले साल की फेयर वैल्यू कैसे निकाल सकते हो एक साल पहले की? सही है ना? तो ग्रुप पे भी डाल दो, ग्रुप पे भी डाल दो। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जल्दी से डाल दो, जल्दी जल्दी, छेती छेती, आगे बढ़े। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। आगे बढ़े। सिर्फ एक मिनट।
अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज कर रहे हैं, सो व्हाट आर द स्टेप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि IS 8 इज़ मोर ऑफ अ क्लैरिकल और मैकेनिकल एरिया रादर देन कॉन्सेप्चुअल एरिया। इसमें आपने अगर स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया और आपने अगर जो है 5-6 अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टैकल दिस IS 8 का टॉपिक। तो फ्रॉम मैकेनिकल पर्सपेक्टिव, अगर तो प्रायर पीरियड एरर्स की रेक्टिफिकेशन है या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ रहा है, तो आपने दोनों के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, हमने अभी जो है लास्ट सेशन में एरर्स को, प्रायर पीरियड एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, हमने 4 स्टेप्स देखे थे। वही स्टेप्स जो है, सिर्फ मैंने नाम चेंज कर दिया है, वही स्टेप्स रहेंगे। ये 4 स्टेप्स अगर आपकी ग्रिप में हैं तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला जो एरिया है या सवाल है या सिनेरियो है, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कोप अप। तो आए जल्दी से मैं एक दफ़ा क्विकली रीइटरेट करवा देता हूँ। जब भी आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का सवाल आए तो आपने सबसे पहले जो है वर्किंग कर लेनी है, जो नॉर्मली आप वर्किंग करते हैं। अगर लेट्स से कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं, या आप जो है पहले अपने किसी आइटम को एक्सपेंस आउट करते थे, आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो उसका जिन जिन सालों पे इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट निकालना है, जो कि हम एरर्स की अभी रेक्टिफिकेशन में भी करते हुए आए हैं। इसके बाद आपने बनाना है एसओसीआई बनानी है या एक्सट्रैक्ट्स बनाने, जो भी सवाल की रिक्वायरमेंट है। 2 साल के बनाएंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के आगे ब्रैकेट में रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा, बहुत अहम बात। प्रीवियस ईयर के आगे रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा। दूसरा स्टेप है, आपने बनानी है सोशी या उसके एक्सट्रैक्ट्स। नॉर्मली जो है आपको रिटेन अर्निंग दी हुई होती है, तो रिटेन अर्निंग अगर सिर्फ दी हुई है तो सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने जो है पिछले साल के ओपनिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, वही हमारा तरीका वारदात होगा कि आप जो पॉलिसी की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है करंट और प्रीवियस ईयर में, वो आप एसओसीआई में ले लेंगे, और जो प्रीवियस ईयर से पहले का इम्पैक्ट है वो आप पिछले साल की ओपनिंग रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर देंगे। या तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, एक्सपेंस अगर आपका हिट हो रहा है तो एक्सपेंस अगर हिट हो रहा है तो रिटेन अर्निंग कम होगी, और अगर आपकी इनकम हिट हो रही है तो आपकी रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, एज द केस में भी। ठीक है, अब जब आपका ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर आप जो है पिछले साल से पहले वाली एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आपके पास रिवाइज्ड ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी पिछले साल की। ठीक है, फिर आप उसमें पिछले साल का रिवाइज प्रॉफिट ऐड या लेस करेंगे, अगर लॉस हुआ तो आपके पास पिछले साल की एंड की रिवाइज रिटेन अर्निंग आ जाएगी, जो कि इस साल की ओपनिंग होगी। फिर इस साल का रिवाइज प्रॉफिट आप ऐड करेंगे तो आपके पास इस साल का क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी, जो कि हम एरर्स में भी करते हुए आए हैं। इस पर हमने क्वेश्चंस भी किए। याद रखिएगा कि आप पिछले साल को चूँकि रिवाइज कर रहे हैं तो रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा। स्टेप नंबर 3, आप बनाएंगे एसओएफपी 3 कॉलमनर बनती है, मतलब आप करंट ईयर दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर दिखाते हैं और प्रीवियस ईयर का ओपनिंग दिखाते हैं, जिसको हम प्रीवियस से प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग भी कहते हैं। एसओएफपी एज ऑफ बनती है। याद रखिएगा जो प्रीवियस ईयर्स हैं कंपेरेटिव है, मतलब पिछला साल और पिछले से पिछले साल का क्लोजिंग, उसके आगे रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा। 4th स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज़ कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स बताएंगे, जिसमें आप बताएंगे कि भाई पॉलिसी की वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहा है। रीस्टेटेड तो हमने लिख दिया, बट वी हैव टू एक्सप्लेन टू द यूजर्स व्हाई रीस्टेटेड हैज़ बीन मेंशन्ड। तो जैसा कि हम एरर के नोट्स बनाते थे, तो एसओसीआई के लिए एक पिछले साल का सिर्फ आप बताते थे कि भाई चेंज क्यों आया है, और एसओएफपी में आप 2 सालों का बताते थे कि भाई चेंज क्यों आया है, पिछले सालों में रीस्टेटेड क्यों लिखा है। तो सिमिलरली वही जो है फाउंडेशन पे आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में जो भी चेंज आ रहा है, पिछले सालों में जो भी आपने जो रीस्टेटेड लिखा है वो क्यों चेंज आ रहा है, कितने से चेंज आ रहा है, आपने वो बताना है। हमें डेल्टा बताना है कि ओरिजिनल से रिवाइज में चेंज क्यों आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हैं। अभी हम जब इंशाल्लाह इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, सो योर कॉन्सेप्ट्स वुड बी फर्दर स्ट्रेंथन। कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ पूछ लें, कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, एल्स वी शुड मूव ऑन। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। पिक्चर डालते रहें, पिक्चर डालते रहें ग्रुप पे बच्चों के भले के लिए। हसीन बेटा पिक्चर डालते रहो। डेल्टा मतलब चेंज, पिछले साल से इस साल। प्रिपेयर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डेल्टा मतलब चेंज।
निमरा हमारा जो FR1 वाला ग्रुप है ना, उस पर भी डाल दो। आगे बढ़े। सिर्फ 1 मिनट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ी होगी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, बट जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है तो आप लोग भूल जाते हैं। तो जब भी हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करते हैं तो एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया होता है कि आप इन्वेंट्री का अगर जो है पॉलिसी चेंज कर रहे हो या मेथड चेंज कर रहे हो फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज और वेटेड एवरेज टू फीफो और एनी अदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो हम चूंकि बेसिक्स में ये पढ़ते हुए आए हैं कि देखें फीफो से वेटेड एवरेज पे जब आप जाते हैं या वेटेड एवरेज से फीफो पर जाते हैं तो आपके प्रॉफिट पे इम्पेक्ट आता है। अब ये वो चीज़ है जो नॉर्मली बच्चा उसमें परेशान होता है या नॉर्मली पार्टिसिपेंट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई जो है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने या कम होने की वजह से जो है प्रॉफिट पे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये जो एरिया अभी हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एरिया एंड मोस्ट मिसपरसीव्ड एरिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको बड़ा आसान और आम फहम ज़बान में आप लोगों के लिए गोश गुजार करूँ, ठीक है ना, तो ताकि आपको इंशाल्लाह जब भी फीफो या वेटेड एवरेज में जब भी आप शिफ्ट कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट होगा वो आपको जो है क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। एक बेस केस एग्जांपल ले लेते हैं। लॉजिक में आपको बता रहा हूँ कि भाई स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट होता है और क्यों होता है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से मैं फीफो मेथड ऑप्ट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास लेट्स से एक यूनिट है 10 रुपये का, साल के शुरू में अमाउंट आ गया 10 रुपया। मैंने जो है ड्यूरिंग द ईयर 2 यूनिट ख़रीदे, एक यूनिट 11 वाला 11 रुपये का और एक यूनिट 12 वाला 12 रुपये का। तो टोटल मेरे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हैं 3 यूनिट जिसकी अमाउंट बनती है 33 रुपया। अब आप अज्यूम करें कि ड्यूरिंग द ईयर में एक यूनिट बेच देता हूँ और फीफो में हमारी अजम्पशन होती है जो पहले आया होगा वो पहले गया होगा। तो इट मीन्स कि ये जो 10 रुपये वाला जो है ये सबसे पहले जो है आपका जो 10 रुपये वाला है ये आपका सबसे पहले गया होगा।
एक यूनिट 10 वाला चला गया। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कितने में गया, सेलिंग प्राइस क्या था, अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट क्या थी, कितने वाला जो है आपका गया है, आपका माल बिका है। तो एक यूनिट 10 रुपये वाला गया, तो पीछे क्लोजिंग स्टॉक कितने वाला रह गया, एक यूनिट 11 वाला और एक यूनिट 12 वाला। तो मेरे पास 2 यूनिट टोटल रह गए जिसकी अमाउंट थी 23 रुपया। अगर यही सिनेरियो अगर मैं एवको पे रन करूं तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट कि एवको में क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक एक यूनिट था साल के शुरू में 10 वाला 10 रुपये का, आपने एक यूनिट खरीदा 11 वाला 11 में, एक यूनिट 12 वाला 12 में, टोटल जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थे वो 33 यूनिट्स थे 33 रुपये के। अब वेटेड एवरेज के अंदर मैं एक रेट सबको दे देता हूँ, तमाम जो है क्या कहते हैं इंडिविजुअल रेट्स को मैं इग्नोर करके एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लेता हूँ। तो आ गया 11, कैसे आया 33 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं एक यूनिट अगर बेचता हूँ तो ऑब्वियसली कितने वाला गया होगा 11 वाला, तो पीछे कितने रह गए 2 यूनिट 11 वाले 22 रुपये के। अब आपने एक बात नोट की है कि फीफो में हमारे यूनिट्स जो हैं, फीफो और वेटेड एवरेज के अंदर यूनिट्स रिमेन द सेम, वो है 2। अलबत्ता फीफो में जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो आ रही है 23 और वेटेड एवरेज में जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो आ रही है 22। आई एम श्योर आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दोनों मेथड्स में किस तरीके से निकली वो तो क्लियर है। अब आएँ एक दफ़ा मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो है इसका ज़रा इम्पैक्ट दिखाता हूँ, इससे आप लोगों को क्लैरिटी होगी जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर वुड बी द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा, एंड हायर द ओपनिंग स्टॉक लोअर वुड बी द क्लोजिंग लोअर वुड बी द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। इसकी लॉजिक अब आपने देखनी है। लेट्स से ये मैं PNL बनाता हूँ, फीफो मेथड में भी बनाता हूँ, एवको में भी बनाता हूँ ईयर 1 का। अच्छा, फीफो मेथड यूज़ करें या एवको यूज़ करें, आपको पता है कि सेलिंग प्राइस वुड रिमेन द सेम, द कंज्यूमर वुड बी लीस्ट बॉदर अबाउट कि भाई आप एक यूनिट को 10 रुपये पर रख रहे हो या एक यूनिट को 11 पे रख रहे हो। द कस्टमर वुड बी बॉदर्ड अबाउट कि आप उसे बेच कितने में रहे हो। अगर उसको सस्ता लगेगा तो वो खरीदेगा, उसे समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं खरीदेगा। तो ये जो फीफो और वेटेड एवरेज मेथड है, दिस इज आर इंटरनल अकाउंटिंग पॉलिसीज, इट इज़ नथिंग टू डू विद सेलिंग दिस टू द कस्टमर। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस कोई भी मेथड है इट वुड रिमेन द सेम, सही है ना। तो सर आपने जो है एक यूनिट 15 रुपये में बेचते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं फीफो में भी 15 रुपये में बेचेंगे, एवको में भी 15 रुपये में। पहले फीफो कर लेते हैं फिर एवको पे जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये हमने यहाँ से उठा ली 10 रुपये वाला, 15 में बेचा है 10 रुपये वाला, तो प्रॉफिट आ गया 5 रुपये का। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका कितना आ गया, क्लोजिंग स्टॉक इधर मैंने यहाँ दिखाने के लिए लिख दिया है 23 रुपये का। याद रखिएगा फीफो में आपका प्रॉफिट है 5 रुपये। अच्छा, अगर यही सिनेरियो हम एवको में रन करते हैं तो 15 रुपये में आपने बेचा है, कितने वाला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 11 रुपये की, इधर से मैंने पिक की है, तो 4 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना था, क्लोजिंग स्टॉक एवको में आपका कितना था 22 रुपये का था। अगर आप एक रिलेशनशिप देखें तो फीफो में जब आपका 23 रुपये का प्रॉफिट था, 23 रुपये की क्लोजिंग स्टॉक थी, तो आपका प्रॉफिट 5 रुपये का था और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 रुपये की थी। इसके बरक्स एवको में आपका जैसे ही जो है क्लोजिंग स्टॉक 22 का हुआ एज कंपेयर टू 23, तो आपका प्रॉफिट जो है वो भी 5 से 4 हो गया है और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है 10 से 11 हो गई है। मतलब एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है कि किसी भी मेथड में एज कंपेयर टू अदर मेथड, किसी भी मेथड में एज कंपेयर टू अदर मेथड क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। सिमिलरली किसी भी मेथड में एज कंपेयर टू अदर मेथड क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उतनी ही कम होगी। आप देख सकते हैं फीफो में एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज आपकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखें आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो रही है। तो कॉस्ट आपका चूंकि एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस आपका कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हसन फिर हम एक काम करते हैं, हम तो जो है बेचना ही छोड़ देते हैं, सारा क्लोजिंग स्टॉक जो है बचा रहेगा। नो 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 नो, इट्स एक्चुअली अगेंस्ट द कंपैरिजन टू अदर मेथड, कि एक मेथड को आप दूसरे से मेथड से कंपेयर कर रहे होते हो, वरना तो फिर आप बिजनेस ही कैसे करोगे। अगर आपने बोला कि भाई हम बेचते ही नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा, तो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इन कंपैरिजन टू अदर मेथड जो है आप ये निकाल रहे होते हो कि भाई किसी भी मेथड में एज कंपेयर टू अदर मेथड क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी उस मेथड में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर मेथड।
एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कम होगी 100% कोरिलेशन से। तो आई एम श्योर आपको जो है ईयर 1 में लॉजिक क्लियर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको मैंने रूल भी लिखवा दिया है, हायर द क्लोजिंग स्टॉक इन एनी मेथड हायर वुड बी द प्रॉफिट एंड लोअर वुड बी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड वाइस वर्सा। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा किसी भी पीरियड का तो प्रॉफिट भी एज कंपेयर टू अदर मेथड कम होगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा होगा। अच्छा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इधर एक सवाल आता है कि हसन फिर तो हम हमेशा वो मेथड यूज़ करें जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आ रहा हो। नहीं, याद रखिएगा जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक आपको आज बेनिफिट दे रहा है जिस मेथड का, अगले साल वही ओपनिंग स्टॉक बन के आपको नुकसान देगा। वो कैसे? तो आए ईयर 2 हम करते हैं। आपको पता है कि ईयर 1 के एंड पर आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा हुआ था? 2 यूनिट बचे हुए थे। 2 यूनिट बचे हुए थे फीफो में 23 रुपये के और एवको में 22 रुपये के 2 यूनिट। अब अज्यूम कर रहा हूँ कोई और हमने ईयर 2 में माल नहीं खरीदा, हमने यही 2 यूनिट बेचे हैं, तो सेल अज्यूम कर लेते हैं वही 15 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो फीफो में 30 रुपये में हमने बेचे 2 यूनिट। अब आपको पता है ओपनिंग स्टॉक जो था वही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाएगी क्योंकि आपने वही 2 बेचे। तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फीफो में कितनी आ रही है? 23। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7। अब यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे आप बताइएगा कि सर ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था फीफो में? 23, जो कि पिछले साल का क्लोजिंग था। एक लम्हे के लिए ज़रा एवको को देखें। एवको में भी आपने सेल की है 30 रुपये की। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था? जो ओपनिंग था वही कॉस्ट है क्योंकि सारा का सारा बिक गया, 22 रुपये की कॉस्ट है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 8। अब ज़रा लिख रहा हूँ सिर्फ ओपनिंग स्टॉक सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है, इसका कोई कैलकुलेशन में ताल्लुक नहीं है। ओपनिंग स्टॉक था 22। अब ज़रा एक बात नोट करें, जब आपका ओपनिंग स्टॉक फीफो में 23 था तो प्रॉफिट था 7 का और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 23 की। जैसे ही आपका ओपनिंग स्टॉक 22 हुआ, वेटेड एवरेज में कम हुआ, तो आप देखिएगा सेम 1 रुपये से आपका वेटेड एवरेज के अंदर प्रॉफिट बढ़ा और आपकी 1 रुपये से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो गई। तो इससे मैं एक चीज़ समझ गया कि इट्स नॉट अबाउट मनूवरिंग वाइल चूजिंग एनी मेथड, क्योंकि जिस मेथड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपका इस साल ज़्यादा होता है वही अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन के आपको सेम अमाउंट से प्रॉफिट में कमी दिखाता है। और इससे हमने एक और रूल भी बना दिया कि किसी भी मेथड में एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड, तो उस जो है मेथड का जिसमें ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है उसका प्रॉफिट उतने से ही कम होगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उतने से ही भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड। आप देख सकते हैं जब फीफो में ओपनिंग स्टॉक 23 था तो प्रॉफिट था 7 का, जैसे ही एवको में आपका ओपनिंग स्टॉक कम हुआ 22 का तो प्रॉफिट बढ़ गया 8 हो गया सेम अमाउंट से। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इन्वर्स रिलेशनशिप है और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी रूल को मैंने इधर जॉट डाउन भी कर दिया। हायर द ओपनिंग स्टॉक लोअर वुड बी द प्रॉफिट एंड हायर वुड बी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। Lower the opening stock, higher would be the profit of any period and lower would be the cost of goods sold in any period of any method as compared to in comparison to any other method। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये एक बेसिक सा रूल है सही है, इस पर क्लैरिटी है और उसकी लॉजिक पे भी आपको क्लैरिटी है कि वाई increase in closing stock in any method result in increase in profit as compared to other method। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें। पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें। कोई भी आप ऑप्ट कर लो, दोनों अलाउड हैं। आगे बढ़े। आगे बढ़े।
अच्छा, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। इसकी जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। डाल दिए पिक्चर। और ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से गिव इट अ ट्राई। चलो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, शाबाश। जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, शाबाश। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। अटेम्प्ट कर रहे हो? अटेम्प्ट करो, वही स्टेप्स को देखते हुए जल्दी से अटेम्प्ट करो, शाबाश। पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी जल्दी, छेती 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 छेती, जल्दी जल्दी डाल दो। पाँच मिनट ले लो और जल्दी से अटेम्प्ट करो, 10 मिनट ले लो भले, वही स्टेप्स हैं जो हमने एरर्स में किए हैं। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लो, शाबाश।
अच्छा जी, मैं करवाऊँ? मैं करवाऊँ सर? मैं करवा दूँ? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए इस क्वेश्चन को मैं क्विकली सॉल्व करवा देता हूँ। ज़रा मैं देख लूँ मैंने पेन कहाँ रख दिया है। एक मिनट ना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द सॉल्यूशन। RQ Limited. RQ Limited is changing its accounting policy of valuing stock from FIFO to weighted average method. The change will have following impacts. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू जो है 2008 की जो है, यानी जब हम फीफो से वेटेड एवरेज पे जाएंगे तो ये बता रहा है कि हर साल पे क्या इम्पेक्ट आएगा। 2008 की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो 3 लाख से कम हो जाएगी। 2009 की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो 4.5 लाख से बढ़ जाएगी। 2010 की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो 8 लाख से बढ़ जाएगी। और 2011 की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो 4 लाख से कम हो जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन में जो है हमें रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ है 2009 का, विच इज़ 3.4 मिलियन। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 2010 का 1.3 मिलियन। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 2011 का 2.1 मिलियन। टैक्स रेट में भी एज्यूम्ड एज 40%। टैक्स रेट जो है वो 40% है। रिक्वायरमेंट है हमें एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, एसओसीआई सोशी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और हमें जो है अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स बनाने हैं और एसओएफपी बनाने हैं। ये नोट बाय मार्फा नहीं है, जैसा कि हम लोग अभी इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक किसी भी मेथड में जितना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड, तो उस मेथड का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और अगर फ्लिप साइड होगी तो ऑब्वियसली जो है आपका प्रॉफिट कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड। सिमिलरली अगर किसी भी मेथड में ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड, तो जो है प्रॉफिट आपका जो है उस मेथड में जो है वो कम होगा। ओपनिंग स्टॉक अगर किसी भी मेथड में ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट उस मेथड में कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड, एंड वाइस वर्सा। तो आए इस सवाल को जो है हम लोग क्विकली सॉल्व करते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सबसे पहले तो मैंने वर्किंग कर ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो है आपने वर्किंग कर लेनी है और आपने इम्पैक्ट निकाल लेना है। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, इस वर्किंग को बहुत गौर से देखिएगा। इम्पैक्ट ऑफ, समझिएगा, इम्पैक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑन प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक का किसी भी साल में कम या ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। और नेट प्रॉफिट में आपका जो है नेट बेसिस पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये 3 मैंने जो है रोज़ खोली हुई है और ये रिस्पेक्टिव साल लिखे हुए 8, 9, 10, 11। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा 2008 में। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है या कम होता है तो सर ये बढ़ता है या कम होता है, ये कहाँ से, ये सवाल से देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने या कम होने का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सर ये कहाँ से पता चलेगा, सवाल में देखेंगे। और इसी तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जब हम नेट करेंगे तो हमारा नेट बेसिस पे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने सोचना है। 2008 में अगर आप सवाल में देखें तो बोलता है 2008 में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो 3 लाख से कम हुई है। देखें, डिक्रीज बाई 3 लाख, सही है ना। यानी जब हमने फीफो से वेटेड एवरेज पे गए हैं, फीफो से वेटेड एवरेज पे गए हैं तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 3 लाख से कम हुई है। तो मुझे पता है 2008 का कोई ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था नहीं, तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। देखें इधर मैंने हाइफन डाला हुआ है।
क्लोजिंग स्टॉक चेंज मेथड में चेंज की वजह से 2008 का कितने से कम हुआ है, 3 लाख से कम हुआ है। तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लोअर द क्लोजिंग स्टॉक लोअर वुड बी द प्रॉफिट। तो मैंने माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा ना भाई, सवाल में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। नेट बेसिस पर आपका प्रॉफिट जो है 2008 का वो कितने से कम हो जाएगा, 3 लाख से कम हो जाएगा इस चेंज की वजह से, क्योंकि हमें पता है रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लेते हैं तो जितने सालों में चेंज आएगा वो सबका अभी मैं चेंज का इंपैक्ट निकाल रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग है, तो मुझे बताओ ये जो 3 लाख से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो टेक्निकली 2009 का ओपनिंग स्टॉक भी 3 लाख से कम हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग स्टॉक भी 3 लाख से कम हो जाना चाहिए। भाई अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, अगर मैं बोलता हूं 2 रुपया आज क्लोजिंग में कम कर दो तो ओपनिंग भी 2 रुपया जो है वो कम हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। तो सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हुआ इस साल, तो ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना होगा। तो अगले साल का जब हम ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होता है, लोअर द ओपनिंग स्टॉक हायर वुड बी द प्रॉफिट। तो देखो ये मैंने पॉजिटिव कर दिया है, 3 लाख से पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग बनता है। तो इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में कमी का मतलब है अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी कमी। तो ओपनिंग स्टॉक जब कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिटेल में देखा है। तो ये 3 लाख इसलिए 2009 में मैंने पॉजिटिव कर दिया है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट तुम्हारा ज़्यादा होगा। अच्छा जी, 2009 का आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बड़ा है 4.5 लाख से। तो अब आपका टेम्पो थोड़ा सा बनेगा। तो सर 4.5 लाख से प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, तो सर आपका नेट बेसिस पर 2009 का 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा और 4.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा। तो नेट बेसिस पे 7.5 लाख से इस चेंज की वजह से 7.5 लाख से आपके प्रॉफिट के ऊपर बढ़ावा इंक्रीज होना चाहिए इस चेंज इन पॉलिसी की वजह से। अच्छा, जो 4.5 लाख का आपका क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग है। तो अब 4.5 लाख अगर क्लोजिंग स्टॉक में इस साल बढ़ रहा है तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी 4.5 बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली 4.5 से प्रॉफिट कम करेगा। तो यू वुड अप्रिशिएट कि 4.5 से मैंने माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर 4.5 से बढ़ेगा तो प्रॉफिट को ऑटोमेटिकली 4.5 से कम करेगा। अब हम देख लेते हैं 2010 का क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है। 2010 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो खुद बोल रहा है 8 लाख से बढ़ गया है। 8 लाख से बढ़ा है तो मतलब प्रॉफिट जो है वो 8 लाख से बढ़ जाएगा। तो नेट बेसिस पर आपका जो प्रॉफिट है 2010 का इस चेंज की वजह से 3.5 से बढ़ रहा है, 4.5 माइनस और 8 प्लस। सिमिलरली ये जो 8 है आपका, ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन के अगले साल के प्रॉफिट को कम करेगा। और 2011 का जो प्रॉफिट है आपका वो 4 लाख से कम हो रहा है। तो आपने 4 लाख से जो है अपने प्रॉफिट को, वो क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो 2011 का नेट बेसिस पर 12 लाख से प्रॉफिट इस चेंज की वजह से कम हो रहा है। तो ये तो हमने वर्किंग कर ली जो हमें सिचुएशन दी हुई थी। अब कुछ नहीं करना, अब हमें एसओसीआई बनाना है, सोशी बनानी है, एसओएफपी बनाना है और पॉलिसी चेंज के नोट्स बनाने हैं। सही है। अच्छा जी, अब हम जल्दी से जो है वर्किंग 2 कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हम रिवाइज निकाल लेते हैं। अगर आप सवाल देखें तो सवाल में हमें जो है दिया हुआ है टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। ये मेरी वर्किंग है अभी। अगर आप देखें तो मेरे पास जो है 2011 हमारा करंट ईयर है, 2010 हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 2.1 और 1.3 मिलियन दिए हुए। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है क्योंकि टैक्स रेट दिया हुआ है। तो 2.1 और 1.3 मिलियन मैंने यहाँ लिख दिया। टैक्स रेट है 40%। तो अगर तो मैं इनको ग्रॉसअप करूँ तो ग्रॉसअप कैसे करूँगा, 2.1 मिलियन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 60% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैंने डिवाइड बाई 60 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 40 कर दिया। सही है। तो मेरे पास जो है ये मल्टीप्लाई बाई 40 नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। ये मल्टीप्लाई बाई 40 नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की फिगर आ गई। इसी तरीके से जो है ये 2.16, ये जो है आपका 2.16 मिलियन कैसे आया, 1.3 मिलियन डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। भाई ये अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका टैक्स रेट है 40% तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% होगा। तो डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 करूँगा तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओरिजिनल आ जाएगा। अब मैंने जो है एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना लिए, मैंने। अब मेरी मेन जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी जो है आंसरिंग शुरू हो रही है। अब आप देखिएगा, मैंने 2011 मेरा करंट ईयर है, 2010 प्रीवियस ईयर है। 2010 के आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है रीस्टेटेड। सही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओरिजिनल था 3.5 मिलियन और 2.16 मिलियन, ऊपर से अभी हमने कैलकुलेट किया है। अगर हम पॉलिसी में चेंज करते हैं तो 2011 के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, अभी निकाला है 12 लाख से कम हो रहा है और 2010 का 3.5 से बढ़ रहा है।
तो मैंने 1.2 मिलियन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और 3.5 लाख इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो मैंने, तो मेरा रिवाइज्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर का 2.3 मिलियन आ गया और रिवाइज्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2010 का आ गया 2.516 मिलियन। फिर हमने टैक्स रेट लगाया 40%, तो आपका 2011 का जो है वो 920,000 का टैक्स रेट आया है, सही है, टैक्स एक्सपेंस आया, तो रिवाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1.38 मिलियन। और 2010 पे भी यही किया, 2.5 मिलियन पे 40% लगाया, तो आपका टैक्स आ गया रिवाइज्ड 1.06 मिलियन, तो रिवाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1.510 मिलियन। तो दिस इज़ SOCI एक्सट्रैक्ट्स ऑफ 2 years 2010 बीइंग कंपैरेटिव, इसको मैंने ब्रैकेट में रीस्टेटेड लिख दिया। अब हम बनाते हैं सोशी, चूँकि हमें सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम दिया हुआ है तो हम सिर्फ रिटेन अर्निंग का जो है कॉलम बनाएंगे। सोशी का एक्सट्रैक्ट जल्दी से बना देते हैं, ओनली रिटेन अर्निंग कॉलम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। अब आपको पता है कि आप जो बनाते हो रिटेन अर्निंग वो स्टार्ट कहाँ से करते हो, पिछले साल के ओपनिंग से। तो पिछले साल का अपना ओपनिंग कितना था सर, 3.4 मिलियन, बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग 3.4 मिलियन सवाल में दिया हुआ है, 3.4 मिलियन सवाल में दिया हुआ है, ये ना मैंने उठा दिया। तो 3.4 मिलियन मेरे पास सवाल में दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ लिखा है 3.4 मिलियन। अब आपको पता है कि सर पिछले साल से पहले का जितना भी चेंज होता है वो सब का सब आप पिछले साल की ओपनिंग रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करते हो। तो सर हम ज़रा देख लेते हैं, 2010 से पहले का 7.5 लाख से आपका पॉजिटिव चेंज है 2009 में, और 2008 का 3 लाख का नेगेटिव चेंज है। तो नेट बेसिस पर 8 और 9 का मिलाकर आपका जो नेट चेंज है, नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ रहा है ड्यू टू दिस चेंज इन पॉलिसी, वो आ रहा है 4.5 लाख, 7.5 माइनस 3 लाख। तो मैंने बोला कि भाई चेंज इन पॉलिसी की वजह से नेट बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ रहा है 4.5 से, मगर आपको पता है टैक्स का जो है वो आप जो है टैक्स से नेट ऑफ करते हो। तो 4.5 से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा था 2010 से पहले का, बट मैंने उसके ऊपर 40% का टैक्स रेट माइनस कर दिया, तो मैंने 4.5 का 60% 270 से अपनी रिटेन अर्निंग को बढ़ा दिया। तो मेरा 2009 का क्लोजिंग, रिवाइज्ड क्लोजिंग या 2010 का रिवाइज्ड ओपनिंग जो है वो बन गया 3.67 मिलियन, सही है। तो ब्रैकेट में मैंने रीस्टेटेड लिख दिया है, क्यों, क्योंकि 2009 का बैलेंस तो 3.4 था मगर अब रिवाइज्ड हो गया है। सिमिलरली अब मैंने क्या किया, 2010 का जो रिवाइज्ड प्रॉफिट था ये आप देख सकते हो एरो जा रहा है आपका, वो मैंने 1.510 मिलियन रिवाइज्ड प्रॉफिट लिख दिया। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 2010 का आ गया रीस्टेटेड 5.180 मिलियन। इसी तरीके से फिर 2011 का जो है हमने प्रॉफिट, ये यहाँ से आया है, ये आप देख सकते हो एरो, सही है। 2011 का प्रॉफिट मैंने 1.38 मिलियन, तो क्लोजिंग बैलेंस 2011 का आ गया 6.560 मिलियन। चूँकि 2010 का भी आपका रिवाइज्ड बैलेंस है तो आपने 2010 के आगे भी रीस्टेटेड लिखा बीइंग अ कंपैरेटिव। सर 2011 के आगे क्यों नहीं लिखा है? 2011 के आगे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 2011 तो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ है, वो तो इस साल पब्लिश होगा। 2010 और 2009 के आगे क्यों लिखा है रीस्टेटेड? क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो यूज़र जब पिछले सालों को देखेगा तो वो परेशान होगा कि 2009 का जब फाइनेंशियल था तो उसमें कुछ और फिगर थी और अभी जब 2009 का फिगर देख रहा हूँ या 10 का फिगर देख रहा हूँ तो वो कुछ और है। तो दैट इज़ द रेशनल फॉर मेंशनिंग रीस्टेटेड इन प्रीवियस ईयर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड SOCI एंड SOCI एक्सट्रैक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर SOFP एक्सट्रैक्ट्स। आए SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। फॉर्चुनेट पार्ट और अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसके, अगर आप सवाल को देखें तो सवाल में आपके पास जो है कोई बैलेंस शीट नहीं दी हुई, सिर्फ आपके पास रिटेन अर्निंग ही आप बैलेंस शीट में बना सकते हो। तो हम सिर्फ रिटेन अर्निंग बना लेते हैं। जैसे हमने जब एरर्स की रेक्टिफिकेशन का सवाल किया था तो उसमें आपके पास जो है क्या कहते हैं टैक्स पेएबल भी था, एक्सपेंस पेएबल भी था, तो वहाँ हमने अपनी डिटेल में वर्किंग की थी। यहाँ चूँकि हमारे पास बैलेंस शीट नहीं दी हुई तो हम सिर्फ रिटेन अर्निंग का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। तो SOFP के एक्सट्रैक्ट्स अगर आप देखें तो 2011 का रिटेन अर्निंग जो है वो आपके पास कितना आ रहा है 6.56 मिलियन, ऊपर से आ गया 2010 का 5.18 और 2009 का 3.67 मिलियन। यहाँ हमने एक गलती की है, 2010 और 2009 के आगे हमने रीस्टेटेड लिखना था जो कि हमने नहीं लिखा, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने जो है रिटेन अर्निंग बना दी एज ऑफ आपका रिवाइज्ड SOFP। अब हम बताते हैं कि भाई ये जो रीस्टेटेड लिखा है ये चेंज क्यों आ रहा है, कितने से आ रहा है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स। तो याद रखिएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स जितना प्रीवियस ईयर्स आपने बनाए जिस जिस साल जिस जिस चीज़ के, उसको आपने एक्सप्लेन करना है।
SOCI में 1 साल बनाया था तो आप 1 साल को बताओगे, SOFP में आपने 2 साल बनाए थे तो 2 साल को बताओगे। अच्छा जी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स ईयर एंडेड 2011, इफेक्ट ऑन SOCI आपने 2010 में बताया, सही है कि भाई ऊपर आप बता रहे थे कि भाई रीस्टेटेड है, अब नीचे आके एक्सप्लेन कर रहे हो भाई क्यों रीस्टेटेड है। इफेक्ट ऑन इनकम कुछ है? नहीं सर कुछ भी नहीं है। इफेक्ट ऑन एक्सपेंस है? जी सर, एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगी ना, क्योंकि फार्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप ऐसे समझ लो कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक ट्रक है एक्सपेंस का, इस ट्रक में से जितनी चीज़ें निकालोगे तो ये एक्सपेंस का ट्रक कम होता रहेगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक आप चूँकि माइनस करते हो इस ट्रक में से, तो जितने ज़्यादा से माइनस होगा उतना ये एक्सपेंस कम होगा। तो 2010 का आपका जो प्रॉफिट, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था ऊपर देखो, वो 3.5 लाख से आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो रहा था इस चेंज की वजह से। तो 3.5 से आपने जो है बता दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी कम हो रही है। कम होने का मतलब ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, तभी मैंने डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को पॉजिटिव से शो किया। टैक्स रेट है 40%। तो नेट बेसिस पे जो आपका 2010 का प्रॉफिट बढ़ा है, रीस्टेट हुआ है, वो 2,10,000 से हुआ है। अब आपको लिंक बन रहा है कि यूज़र क्या करेगा, जब देखेगा 2010 का जो ओरिजिनल प्रॉफिट था, 2010 का वो तो था 1.3 मिलियन, और अब जब आप दिखा रहे हो तो वो बन रहा है 1.51 मिलियन। तो जब आपने रीस्टेटेड लिखा तो उसको थोड़ा सा सुकून मिला, बट जैसे ही वो आगे बढ़ेगा और इस वर्किंग में जाएगा तो इसको पता चल जाएगा अच्छा 1.3 से 1.51 मिलियन मतलब 2,10,000 से इसलिए बढ़ा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कुछ चेंज आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है स्टैंडर्ड के जज्बात क्लियर हैं। इफेक्ट ऑन SOFP बता देते हैं। इफेक्ट ऑन SOFP, भाई इन्वेंट्री आपकी 2009 की कितने से बढ़ी है? एज ऑफ सर 4.5 से बढ़ी है। ये वर्किंग की है हमने, 2009 की 4.5 से बढ़ी है आपकी इन्वेंट्री, ये रही। और 2010 की कितने से बढ़ी है? 8 लाख से बढ़ी है। चेंज बता देना कितने से। सर आपने SOFP में तो नहीं दिखाया, वो एज ऑफ होता है, बस इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर ये तो बता सकता हूँ ना कितने से चेंज आया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी रिटेन अर्निंग में कितने से चेंज आया है? सर वही वाली चीज़, ओरिजिनल और रिवाइज का डिफरेंस। 2009 का 270 से चेंज आया, 3.4 से 3.6 हो रही है। सर रिटेन अर्निंग 2010 की सर 480 से चेंज आया है। सर 480 कैसे आ रही है आपकी? सर ये आपका 8 लाख है 2010 का। ये 480 नहीं होना चाहिए, 8 लाख होना चाहिए। 2010 का जो है आपका 8 लाख से जो है क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके से बढ़ रहा है। रिटेन अर्निंग, आई एम सॉरी, रिटेन अर्निंग जो है ये 480 कैसे हो रही है आपकी? 2000 सर 2010 की जो ओरिजिनल थी आपकी रिटेन अर्निंग वो कितनी थी? सर ओरिजिनल थी 3.4, ओरिजिनल अगर आप देखें तो आपकी थी 3.4 प्लस 1.3 4.7, बट अभी जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 5.18 480। देखो ये 480 कैसे आया है मुझे बताओ। ओरिजिनली जो आपकी रिटेन अर्निंग थी वो कितनी थी? 2009 की 3.4 मिलियन ओरिजिनल, सही है। और 2010 का ओरिजिनल प्रॉफिट वो कितना था? वो था अभी हमने 1.3 मिलियन, अभी सवाल में दिया हुआ है 1.3। दोनों को सम करो, 3.4 प्लस 1.3 तो ये बनता है 4.7। ये थी ओरिजिनल रिटेन अर्निंग 2010 की।
अब आप जो रिटेन अर्निंग दिखा रहे हो 2010 की, वो कितनी दिखा रहे हो? 5.18। जब आप 5.18 रिवाइज्ड रिटेन अर्निंग माइनस ओरिजिनल रिटेन अर्निंग, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 4,80,000। ठीक है जी, ये बनेगा 4,80,000। सही है सर। तो ये हमने बता दिया रिटेन अर्निंग का कितने से चेंज आया है, 480 का। इसी तरीके से इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है तो आपका टैक्स पेएबल जो है वो भी 40% से बढ़ेगा, 4.5 का 40%, तो ये इतना आ गया। इसी तरीके से 8 लाख का 40%, तो ये इतना आ गया। डेल्टा बता रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी का जो चेंज का नोट होता है उसमें आप डेल्टा बताते हो कितने से चेंज आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल पे क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है, जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं अकाउंटिंग पॉलिसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो आपको क्लियर है। इसकी जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, शाबाश। जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, शाबाश। आगे बढ़े। सारी पिक्चर्स लेनी है। हाँ भाई, क्लैरिटी है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें सर। आगे बढ़ें सर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो मेजर एरिया है ये सेट का, वी आर डन। हम लोगों ने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का किस तरीके से करना है वो देख लिया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, प्रायर पीरियड एरर्स पर हमने बात कर ली, सही है।
अब सर हम लोगों का आखिरी एरिया रहता है, अच्छा यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स तो कर लिए हैं, अब मैं तुम लोगों को ना 2-3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दूंगा, आइए सेट के पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, तुम वो देख लेना। सही है, क्या बोलते हो? पोर्टल पे अपलोड कर दूँ, वो देख लोगे आराम से? व्हाट डू यू से? पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, देख लोगे? सही है ना। अब हम लोगों के जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 टॉपिक्स रहते हैं, रेशोज़ और एनपीओ, वो इंशाल्लाह जो है लिंक्स भी दें यार, वो पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा मैं जानी। इसी तरीके से जो है सर क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का रेशोज़ और एनपीओ रहता है। मेरा टारगेट ये है कि तुम लोगों का जो क्विज़ है उससे पहले जो है, जो मॉक है तुम्हारा, उससे पहले जो है वो मैं करवा दूँ। तो रेशोज़ और जो है एनपीओ के जो तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करके, मेरा टारगेट है इस हफ्ते में रेशोज़ और एनपीओ जो है वो भी मैं किल करवा दूँ। ठीक है सर। आए सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरिया ऑफ आईए सेट, आए इसको हम लोग क्विकली देख लेते हैं। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आए लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस लास्ट एरिया। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही मेरी? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी and the treatment of prior period errors rectification, now let's move on to one of the easiest area of ISAT, that is change in estimate as compared to जो है change in accounting policy and error का treatment, जो estimate का treatment है change in estimate का, this is comparatively easy क्योंकि आपको पता है कि चेंज इन एस्टिमेट के अंदर आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हो। सही ना। प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट का मतलब ये है आप करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में इम्पैक्ट लेते हो, अनलाइक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर्स की रेक्टिफिकेशन जिसमें आप पिछले सालों को भी जो है वो चेंज कर रहे होते हो। एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपया, ओरिजिनल लाइफ है 5 साल। अब हमने जो है 2 साल इसको इस्तेमाल किया, 2 साल जो है क्या कहते हैं डिप्रिशिएट किया हमने, 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स। तो ईयर 1 में जो है डिप्रिसिएशन आया है 80,000 का, ईयर 2 में डिप्रिसिएशन आया है आपका 80,000 का। अब ईयर 3 में वी रियलाइज कि भाई इसकी लाइफ जो है वो 5 साल नहीं है, लाइफ जो है वो 4 साल हो गई ड्यू टू एनी रीज़न। तो अब आपने एक बात नोट करनी है, अब आपने एक बात गौर से नोट करनी है। अब आपका जो चेंज आया है वो ईयर 3 में आया है, तो अब आप 2 और 1 को नहीं छेड़ेंगे, जो हो गया सो हो गया। आज ईयर 3 में जब आप खड़े हैं, जब आप 3 में खड़े हैं तो आपको पता चलता है कि ईयर 3 में जो एसेट है उसकी वैल्यू कितनी रह गई है बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, वो रह गई है 2,40,000। 4 लाख ईयर 1 का 80,000 माइनस, ईयर 2 का 80,000 माइनस, तो ईयर 3 के स्टार्ट पर इसकी वैल्यू रह गई है 240। और अब हमें पता चलता है कि जो रिमेनिंग लाइफ, जो रिवाइज लाइफ है वो 5 की जगह 4 साल हो गई है। जो रिवाइज लाइफ है वो हो गई है 4 साल, मतलब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है 2 साल। 2 साल तो निकल चुके हैं, रिमेनिंग लाइफ रह गई है 2 साल। अब आप इस 2,40,000 को रिमेनिंग लाइफ पे एलोकेट करोगे, तो जब आपने 240 को डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपके पास रिवाइज डिप्रिसिएशन आ गया 1,20,000। यानी ईयर 3 में अब जो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो कितना चार्ज करोगे 1,20,000, और फिर ईयर 4 में 1,20 चार्ज करोगे, तो इस तरीके से एसेट आपका 4 सालों पे ख़त्म हो जाएगा। अब
आप जब नोट्स बनाओगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आप कुछ इस तरीके से नोट बनाओगे। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड ईयर 3 का जो कि आपका करंट ईयर है, सही है ना। यू वुड अप्रिशिएट कि हम किस तरीके से इसको करते हैं। जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नोट बनाएंगे तो आप जो है ईयर 3 विच इज़ योर करंट ईयर, सही है, मैं इसको हाईलाइट करता जाता हूँ आपकी आसानी के लिए। ईयर 2 दिस इज़ योर प्रीवियस ईयर। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल एस्टीमेट आपने बता दिया 80 था और रिवाइज एस्टीमेट की वजह से 40 से बढ़ के ईयर 3 में एक 20 आ रहा है। ईयर 2 जो प्रीवियस ईयर है आपने उसको नहीं छेड़ा है, उसमें 80,000 ही आपने दिखाया है। दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ चेंज इन एस्टीमेट का ट्रीटमेंट, ठीक है। और आप एक और बनाते हैं चेंज इन एस्टीमेट का करंट और फ्यूचर ईयर पे इम्पैक्ट बताते हैं। मुझे बताएं 2003 का जो आपका प्रॉफिट है इस चेंज इन एस्टीमेट की वजह से कितने से आपका प्रॉफिट कम हो गया। जाहिर सी बात है एक्सपेंस आपका जो है 40,000 से बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट भी 40,000 से कम हो जाएगा। मगर फ्यूचर ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपका 40,000 से सेव हो जाएगा। जब आपका करंट ईयर का प्रॉफिट 40,000 से कम होगा बिकॉज ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो आपका फ्यूचर ईयर का जो प्रॉफिट है वो 40,000 से बढ़ जाएगा। तो नेट बेसिस पर जो इम्पैक्ट है वो ज़ीरो रहेगा। अब कुछ जो है पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर फ्यूचर ईयर का जो प्रॉफिट है वो 40 से कैसे बढ़ेगा। तो आए इसको मैं रेशनल करवाता हूँ, ये आपकी वर्किंग है। बस चेंज इन एस्टीमेट इतना सही है, ठीक है ना। उसमें आपने जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एक नोट बना देना है और चेंज इन एस्टीमेट का प्रॉफिट पे फ्यूचर प्रॉफिट और करंट ईयर के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बस आपने वो बता देना है। ये सिर्फ मैं आपको साबित करवा रहा हूँ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर नोट्स और रिक्वायरमेंट। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर ईयर का प्रॉफिट जो है 40,000 से, आपको ये तो समझ में आ गया 2003 का प्रॉफिट 40,000 से कम हो रहा है क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। फ्यूचर ईयर का प्रॉफिट 40,000 से कैसे बढ़ा है, तो ये देखें। अगर तो ओरिजिनल एस्टीमेट की बेसिस पर हम करते रहते तो हर साल 4 लाख के ऊपर 80,000 से डेप्रिसिएशन चार्ज होता और 160 का जो है आपका टोटल जो है क्या कहते हैं आपका जो है इस तरीके से पूरे 5 सालों पे चार्ज होता। और अगर हम रिवाइज एस्टीमेट की बेसिस पर अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ईयर 1 में 80, ईयर 2 में 80, ईयर 3 में 120 और ईयर 4 में 120 होता। अच्छा, अगर आप ईयर 3 में खड़े तो मुझे बताएं ईयर 3 में आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन कितने से चार्ज हो रहा है? 40 से। ईयर 3 में ओरिजिनल से एज कम्पेयर टू रिवाइज एज कम्पेयर टू ओरिजिनल 40 से ज़्यादा चार्ज हो रहा है आपका एक्सपेंस। तो देखें ये मैंने 40 से जो येलो ग्रीन हाईलाइट किया है। अब मुझे बताएं अगर मैं 4 और 5 क्योंकि कंपैरिजन कर रहा हूं ना कि ओरिजिनल से रिवाइज में कितना चेंज आ रहा है, तो मुझे बताएं जब आपने ईयर 3 में चार्ज कर लिया तो अगर तो फ्यूचर, अब मैं ईयर 3 के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मेरे लिए फ्यूचर ईयर क्या है अभी करंटली? ईयर 4। और अगर ओरिजिनल होता तो फ्यूचर ईयर क्या होता? 4 और 5। तो अगर तो मैं ओरिजिनली चलता तो 4 और 5 में मैं 80 चार्ज करता तो 160 चार्ज करता। मगर अब चूंकि रिवाइज उस पर चल रहा हूं तो सिर्फ ईयर 4 में चार्ज करूंगा 120। तो टेक्निकली ओरिजिनल से रिवीजन की वजह से मेरा 40,000 का एक्सपेंस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ईयर 3 में ही हिट ले ली। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि ये 40,000 इफेक्ट ऑन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट, ये 40,000 2003 के पर्सपेक्टिव से मैंने प्लस क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि मैंने हिट आज ही ले ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि चेंज इन एस्टीमेट में आप करंट और फ्यूचर ईयर में इम्पैक्ट लेते हो और आपने ये 2 नोट्स बनाने होते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, जिसमें अगर मांगे हो तो सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चेंज इन एस्टीमेट के ट्रीटमेंट पे क्लैरिटी है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। क्योंकि बेटा 4 साल हो गई ना, रिवाइज लाइफ आपकी 4 साल हो गई ना बेटा। अच्छा जी, आए मैं अब क्विकली रिकैप करवा देता हूँ जितना भी हमने पढ़ा है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आइए सेट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टीमेट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। ये जो आपका एरिया है आइए सेट का जो टॉपिक है जो है ये IS1 या आपका जो है EPS के साथ मिलके पूछा जा सकता है। इनफैक्ट ये किसी भी टॉपिक के साथ मिलके पूछा जा सकता है, IS16 के साथ भी, IS40 के साथ भी। तो हमने डिटेल में जो है आपको पता है कि 3 एरियाज़ हमने देखे कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज आता है, एस्टीमेट में चेंज आता है या पिछले सालों में जो गलतियाँ हुई हैं उसकी रेक्टिफिकेशन होती हैं। सो हाउ वी आर गोना ट्रीट दैट, ठीक है। तो आए एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने डिटेल में तो इसको देखा है, एक दफ़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
आइए सेट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लें अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है। कंपनी जो भी अपनी अकाउंटिंग करते हुए जजमेंट्स लेती हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टीमेट। फॉर एग्जांपल एक एसेट कंपनी ने खरीदा है, सही है, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 5 साल या 10 साल, ज़रूरी नहीं है वो वाकई उतना ही चले, दैट्स एन एस्टीमेट। प्रोविजंस जो कंपनी बुक कर रही होती है, दैट्स एन एस्टीमेट। पॉलिसी क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी, दीज आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एक्चुअली मेड बाय द कंपनी अंडर द गाइडेंस ऑफ IFRS। फॉर एग्जांपल पीपी के लिए कॉस्ट मॉडल यूज़ करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करना है, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल यूज़ करना है या फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करना है, आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए फीफो यूज़ करना है या वेटेड एवरेज यूज़ करना है, दीज आर ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब आपको पता है कि जो है क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ यू नो द डायनेमिक्स एंड यू नो द चेंजेस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी थिंक्स कि भाई अब हमें एस्टीमेट जो है शायद जो पहले किया था वो गलत किया था, तो देयर इज़ अ नीड फॉर चेंज इन एस्टीमेट। या अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज की ज़रूरत आ जाती है कि भाई कॉस्ट से अब हम चाह रहे हैं हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाएं, तो सवाल ये पैदा होता है, या कोई गलतियाँ हुई हैं पिछले सालों में पता चल अब वो आइडेंटिफाई हुई हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें हम करें कैसे, और जो पिछले सालों में हमने रिपोर्ट किया है, फाइनेंशियल्स बनाए हैं, उनको किस तरीके से चेंज करें। तो याद रखिएगा जब भी चेंज इन एस्टीमेट होता है तो आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हो, मतलब पिछले सालों को नहीं छेड़ते हो, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में उस चेंज के इम्पैक्ट को आप लेते हो। दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। सिमिलरली अगर चेंज इन पॉलिसी होता है तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हो, मतलब आप पिछले साल की फाइनेंशियल्स को जो है वो चेंज करते हो, एज इफ कि ये जो चेंज था ये हमेशा से इन प्लेस था। सिमिलरली जब भी प्रायर पीरियड एरर्स जो होते हैं उनकी रेक्टिफिकेशन होती है तो उसमें भी आप रेट्रोस्पेक्टिव चेंज लेते हो, एज इफ कि ये एरर कभी था ही नहीं। तो अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट को आपने किससे लेना है, हमने जो है किस तरीके से आपने जो है अकाउंट फॉर करना है। हमने एरर की रेक्टिफिकेशन, पॉलिसी के चेंज और एस्टीमेट के चेंज के डिटेल्ड स्टेप्स हमने देखे। मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप करवा देता हूँ आपको। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि देखें आईए सेट इज़ यू नो मोर ऑफ अ यू नो मैकेनिकल और क्लरिकल टाइप एरिया, उसमें स्टेप्स पर आपने फोकस करना है रादर देन यू नो कॉन्सेप्ट्स तो आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड से मिल के आ रहे होंगे। तो आपने अगर स्टेप्स पे फोकस किया हुआ है और 5-6 अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं तो IAS 8 का जो भी सिनेरियो आता है इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू टैकल दैट, ठीक है ना। तो आप 5-6 अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर लें, जो मैंने कुछ दिए हुए भी हैं, सही है, मैं और भी दूंगा, तो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह IAS 8 का अगर आप सवाल देखोगे तो वो बहुत बड़ा होता है कंपेरेटिवली, सही है ना। बट जब आप सॉल्व करने के लिए बैठते हो, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा उसके स्टेप्स, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, तकमील तक पहुँचाना। अच्छा जी, एरर्स का जब भी आपके पास सवाल आए, सही है ना, तो इन 4 स्टेप्स में जो है आपने जो है एरर्स के सवाल को सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से जो है आपका टेकल हो जाएगा ये वाला IAS 8 का सिनेरियो। सबसे पहले तो जो एरर है उसकी वजह से जो आपका इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल्स पे वो निकाल लें अपनी वर्किंग के अंदर। अगर एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड किए हैं पिछले साल से तो आप हर साल का एक्सपेंस निकाल लें और टू डेट एक्सपेंस निकाल लें, जो भी आपकी वर्किंग होती है, सही है ना, जैसे हमने किए हुए भी हैं जो क्वेश्चंस किए हैं। जो भी आपका एरर को सही करने की वजह से फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट आ रहा है वो अपनी एक वर्किंग में निकालना है इम्पैक्ट ईयर बाई ईयर। उसके बाद आपने बनाना है SOCI या उसके एक्सट्रैक्ट्स, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। याद रखिएगा SOCI बनेगा 2 साल का, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अगर लेट से मैं 2023 की बात करता हूँ, करंट ईयर है 2023, तो प्रीवियस ईयर है 2022, सही है। तो 2022 जो कंपेरेटिव है आपका, उसके ब्रैकेट में रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा, सही है। अच्छा, याद रखिएगा रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जो भी आपका चेंज होता है आप पिछले सालों में भी लोगे। जब मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो आप करंट और प्रीवियस ईयर का तो चूँकि P&L बना रहे हो तो उनका इम्पैक्ट आपने करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो P&L बना रहे हो उसी में ही ले लेना है। जो पिछले साल से पहले वाले जो एरर्स हैं या जो भी आइटम्स हैं या एडजस्टमेंट्स हैं उनको आपने पिछले साल की जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग है ना उससे एडजस्ट कर देना, सही है। नेक्स्ट स्टेप इज आपने सोशी बनाने या उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने, सही है। अगर रिटेन अर्निंग दी हुई तो सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है। रिटेन अर्निंग जो आप बनाओगे या जो भी आप स्टार्ट करोगे सवाल, वो पिछले साल की ओपनिंग से स्टार्ट करना है। उस पिछले साल की ओपनिंग के अंदर जो है आपने क्या करना है, जो भी आपकी पिछले साल से पहले वाली एडजस्टमेंट्स हैं वो आपने इनकॉर्पोरेट करनी। याद रखिएगा अगर टैक्स रेट सवाल में दिया हुआ है तो नेट ऑफ टैक्स इम्पैक्ट लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है जी। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद आपकी रिवाइज्ड प्रीवियस ईयर की ओपनिंग आ जाएगी, रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा,
फिर जो आपका रिवाइज्ड प्रॉफिट आपने निकाला है पिछले साल का, उसको ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास पिछले साल की रिवाइज्ड क्लोजिंग आ जाएगी। उसमें इस साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो इस साल का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पिछले साल के ऊपर जो भी क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाला है उस पर रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर आप बनाएंगे एसओएफपी। एसओएफपी 3 कॉलमनर आपने बनाए नहीं है। 3 कॉलमनर का मतलब ये करंट ईयर का क्लोजिंग दिखाना है, पिछले साल का जो है क्लोजिंग दिखाना है, और पिछले साल का ओपनिंग दिखाना है, मतलब पिछले से पिछले साल का क्लोजिंग दिखाना है, ठीक है जी। याद रखिएगा जो भी प्रीवियस ईयर हैं, क्योंकि आपके बैलेंसेस रीस्टेट होंगे तो आपने रीस्टेटेड लिखना मत भूलना है पिछले सालों के। फिर आप बनाएंगे एरर के नोट्स। एरर के नोट्स बनाने का मकसूद ये है कि आप बताते हैं कि भाई चेंज क्यों आया, क्योंकि देखें यूज़र को जब आप ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर में रीस्टेटेड लिखेंगे तो यूज़र वुड बी क्यूरियस अबाउट कि भाई ऐसा क्या चेंज आया है जिसकी वजह से रीस्टेटेड लिखा हुआ है। तो आप एरर के नोट्स के अंदर बताते हैं कि भाई कौन सी जगह कितने से चेंज आया है। तो एसओसीआई में जो आपका प्रीवियस ईयर है, हमारा भी जो एग्जाम्पल है उसमें 2022 प्रीवियस ईयर था, तो आप 2022 में जहाँ चेंज आया है आप वो दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि भाई अगर लेट से इनकम बढ़ी है या एक्सपेंस बढ़ा है या इनकम कम हुई है या एक्सपेंस कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है या कितने से कम हुआ है। एसओसीआई में याद रखिएगा एरर के नोट्स में 1 साल का बनाएंगे क्योंकि आप कंपेरेटिव 1 साल का देते हैं। एसओएफपी जो एरर के नोट्स बनाएंगे वो 2 साल के बनाएंगे क्योंकि आप कंपेरेटिव 2 सालों का देते हैं, सही है। तो जो है याद रखिएगा टिप फॉर लाइफ बाई हसन मारफानी, नोट्स जो आप बनाते हैं एरर के उसमें आपने बताना है कितने से चेंज आया है, सही है ना, ओरिजिनल से रिवाइज का डिफरेंस। अच्छा जी, फिर हमने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए इसके ऊपर डिटेल में एरर के नोट्स पे, फिर हमने वो एरर पे फिर बात की अगर तो पॉलिसी में चेंज आता है सो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट चेंज इन पॉलिसी। उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन बताई, दैट अकाउंटिंग पॉलिसी आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिवाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। फिर मैंने आपको एक जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया पे बात की कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है, क्या कंपनी कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी वंस अडॉप्टेड। सो वी डिस्कस्ड कि अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ जनरल रूल कांट बी चेंज्ड, हाउएवर इन एनी ऑफ द 2 सिनेरियोज इट कैन बी चेंज्ड। अगर तो लॉ आपको करंट पॉलिसी यूज़ करने का मना करे सो ऑब्वियसली यू हैव नो ऑप्शन बट टू शिफ्ट टू अनदर पॉलिसी, या फिर आप ये जस्टिफाई कर सको कि नई पॉलिसी या मॉडल इज़ बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। यही वजह है कि आप कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पे तो जा सकते हो बट रीवैल्यूएशन से कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे नहीं आ सकते, बिकॉज फेयर वैल्यू हमेशा कॉस्ट से बेहतर होता है, अज्यूमिंग लॉ कांस्टेंट है। तो ये एग्जामिनर या इंटरव्यूअर का सवाल है, फेवरेट सवाल है कि भाई आप फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज अज्यूमिंग लॉ कांस्टेंट है। तो अब मैनेजमेंट ये जस्टिफाई नहीं कर सकती कि भाई फेयर वैल्यू कॉस्ट से बुरी है या कॉस्ट फेयर वैल्यू से बेहतर है। हाँ, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जा सकते हैं आप। फिर हमने बात की कि भाई चेंज इन पॉलिसी का इम्पैक्ट आप कैसे लोगे, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेना है आपने। एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड IAS 16 आपको एक्सेप्शन देता है कि अगर आप कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हो तो दिस इज चेंज इन पॉलिसी, बट आप चाहो तो आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ले लो, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी डिटेल में मैंने जो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का जो मेरा क्लिप है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है कि ऐसा क्यों स्टैंडर्ड अलाउ करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इंटरव्यू या एग्जामिनर में एग्जाम में MCQ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये IAS 40 में ये एक्सेप्शन अलाउड नहीं है, सिर्फ IAS 16 में अलाउड है। फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, वही ट्रीटमेंट है जो एरर की रेक्टिफिकेशन का है। आपने SOCI बनाने हैं 2 साल के, करंट और प्रीवियस ईयर, रीस्टेटेड मत लिखना मत भूलिएगा, SOCI बनाना है, SOFP बनाना है, और आपने अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के नोट्स बनाने हैं। सिर्फ नाम का फ़र्क है, बाकी जो एरर के स्टेप्स हमने देखे हैं वही स्टेप जो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हैं, सिर्फ हेडिंग्स और नाम का फ़र्क है। इस पर मैंने जो एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया है वो ये है कि भाई कंपनी जो है फीफो से वेटेड एवरेज पे जो है जा रही है, तो उस पर डिटेल में हमने देखा। सबसे पहले हमने लॉजिक देखी कि जब कंपनी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री चेंज करती है तो उसकी वजह से आपके क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक पे जो है क्या इम्पेक्ट आता है और उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट आता है और क्यों आता है। इसको लॉजिकली हमने देखा, डिटेल में देखा। बस अभी फ़िलहाल क्योंकि इट्स अ रिवीजन तो मैं आपको क्विकली एक टिप दे देता हूँ कि किसी भी मेथड में एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उस मेथड में उतना ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस मेथड में उतनी कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड।
एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली अगर किसी भी मेथड में एज कम्पेयर टू अदर मेथड ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट उतना कम होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगी। तो याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसके ऊपर फिर हमने डिटेल में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, सही है, क्लोजिंग स्टॉक का। फिर हमने बात की थी चेंज इन एस्टीमेट पे। चेंज इन एस्टीमेट पे मैंने आपको बताया कि देखें चेंज इन एस्टीमेट के अंदर आप जो इम्पैक्ट लेते हैं वो प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हैं, मतलब आप करंट ईयर और फ्यूचर ईयर का पे आप इम्पैक्ट लेते हैं, पिछले सालों को आप हिट नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, सो उनको लाजमी देखिएगा, तो इंशाल्लाह ये सेट वाला जो एरिया है वो आपका और स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगेन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस एरिया में, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स कम हैं, स्टेप्स और मैकेनिकल जो आपके स्टेप्स हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा जी, क्लियर है आपको? अच्छा सर, कल क्लास होगी, कल मैं तुम लोगों के लिए ना आईए सेट के कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस डालूंगा, तो पहले वो देख लो फिर मैं क्लास लूंगा। अगर वो नहीं देखोगे तो फिर क्लास का फ़ायदा नहीं है ना। आईए सेट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में डाल दूंगा, वो लाजमी देख लेना, सही है? क्या बोलते हो? एक दिन लेके आईए सेट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देख लो ताकि तुम लोग सुकून में आ जाओ। क्या बोलते हो? ठीक है, चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।